नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पहले तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन एक बार नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन उसका होगा, मीन्स एटीपी एनएडीपीएच और O2 का फॉर्मेशन होगा। साइक्लिक फास्फोरिलेशन में सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम लोग वाटर की स्प्लिटिंग देखेंगे जो कि पी सेकंड में होता है। देन हम लोग देखेंगे एटीपी और एनएडीपी का यूज कहाँ होता है। एक्चुअली में डार्क रिएक्शन जो होती है मतलब बायोसिंथेटिक फेज, उसमें एटीपी और एनएडीपीएच का यूज होता है जिससे बनता है क्या, शुगर का फॉर्मेशन होता है। देन इसी को हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं। एक्चुअली में डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज को ही केल्विन साइकिल बोलते हैं। तो केल्विन साइकिल को भी हम लोग देखेंगे कैसे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आरयूपी से कंबाइंड होता है। कंबाइंड होने के बाद कार्बोक्सिलेशन होता है, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन। तो इस स्टेप को देखेंगे डिटेल में, तो वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू। इस वीडियो में यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को देखने से पहले जो हम लोग लाइट रिएक्शन देखे थे, क्योंकि उसी से लिंक है लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देख रखा था कि कैसे इस लाइट रिएक्शन का दो नाम और है, एक इसी को बोलते हैं हिल रिएक्शन और इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज। एक्चुअली में लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा था कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब किया पिगमेंट मॉलिक्यूल, एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में एनर्जी ट्रांसफर हुई। फिर ये एनर्जी ट्रांसफर होते होते पहुंची कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर में दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। ये भी आगे हम देखेंगे, दो ये फोटो सिस्टम है। तो यहाँ से ये जो क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर है यानी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, मींस इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये इलेक्ट्रॉन गया जंप होकर कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा, आगे चला जाएगा। ये उसी आगे के प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग देखेंगे एक जेड स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और दूसरा देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है ये है आपका ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। और इसके बाद एक दिखाया गया है ये है साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो यही दो हमको देखने हैं, जो कि आपके लाइट रिएक्शन को बोल सकते हो आप कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये सब लाइट रिएक्शन के ही आगे के पार्ट हैं। अब आते हैं हम जरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, नाउ देखिए, ये फोटो सिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होकर अपने न्यूक्लियस से जंप कर जाएगा और दूर चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पिकअप कर लिए जाएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा पिकअप करने के बाद आगे पास कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसमें साइटोक्रोम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम होता है उसमें पास कर दिए जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए साइटोक्रोम से होते हुए जा रहा है, ये डाउन हिल टाइप का मूवमेंट है। अच्छा एक मिनट, पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए, देन इसकी लैंग्वेज को इजीली आप समझ जाओगे। डाउन हिल, अप हिल, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे ये है आपका LSC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ये है PS सेकंड आपको पता है कि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। 680 नैनोमीटर की लाइट को जैसे ही ऑब्जर्व करेगा इस PS सेकंड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और यहाँ से वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग से जस्ट नीचे है। तो जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 प्रोटॉन निकलेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी के साथ पास हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अच्छा ये PS सेकंड अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर लाइट जब पड़ी है, कितने वेवलेंथ की लाइट पड़ी है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जब इसके ऊपर पड़ी है तब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पास हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास हुए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए गए LSC और LSC जो है PS फर्स्ट का है। PS फर्स्ट दोबारा ये देखो 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। 700 नैनोमीटर की लाइट को जैसे ही ऑब्जर्व करेगा ये भी एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और ये इलेक्ट्रॉन NADP+ को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आप शेप देखो ध्यान से, मैं इसको कलर बदल देता हूँ। अगर आप इसका ध्यान से शेप देखिए तो शेप कैसा बन रहा है, ये शेप बन रहा है जेड शेप का, ऐसा ही बन रहा है, जेड शेप का ये बन रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है इसको जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये बात होगी, इसी को एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में बता रखा है। और इसको और थोड़ा बेहतर नाम बोलना चाहते हो तब बोल सकते हो जेड स्कीम ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक ETS भी आप बोल सकते हो इसको। ओके अब इसमें डाउन हिल अपहिल कैसे बोलोगे, ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे है डाउन हिल अपहिल मूवमेंट। तो ये जब ऊपर जा रहा है, ये जो एरो दिख रही है ये है आपका अपहिल मूवमेंट। फिर जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन गुजरा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से PS फर्स्ट में गया है, तो इसको बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। फिर अगेन अप हिल मूवमेंट हुआ है ये, फिर ये जब NADP+ को रिड्यूस करा तो डाउन हिल मूवमेंट, मतलब 2 बार अप हिल 2 बार डाउन हिल। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन सा डाउन हिल है कौन सा अप हिल है। तो ध्यान रखिए ये वाला जो है आपका अप हिल है, ये अप हिल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का,
और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम से होकर जा रहा है, यहाँ पे ये डाउन हिल मूवमेंट हो जाएगा, डाउन हिल मूवमेंट, फिर ये अगेन अप हिल मूवमेंट, फिर ये अगेन डाउन हिल मूवमेंट, मतलब 2 बार अप हिल 2 बार डाउन हिल। तो ये ध्यान रखना है किसके बेसिस पे, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे। एनसीईआरटी इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आते हैं लैंग्वेज पे एनसीईआरटी के। तो ये डाउन हिल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, किस टर्म में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के टर्म में ये इलेक्ट्रॉन का डाउन हिल मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं, के थ्रू पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ यूज नहीं होता है। यहाँ से पास होकर वो चले जाते हैं कहाँ पे, पिगमेंट ऑफ पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट पिगमेंट के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइटेड हो जाता है। कैसे एक्साइटेड होगा, जब वो 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले रेड लाइट को रिसीव करेगा तो पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वो भी रिलीज हो जाएगा, यानी कि पीएस फर्स्ट भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हो, क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल, उसका भी इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अब एक दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बोलेंगे डाउन हिल मूवमेंट। अगेन कब बोलेंगे डाउन हिल मूवमेंट, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच चुका है, पीएस फर्स्ट से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच चुका है, अब वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिच मॉलिक्यूल NADP+ को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब एनर्जी रिच NADP+ मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा तब उसमें बोलेंगे कि ये डाउन हिल मूवमेंट है। आगे लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, NADP+ को रिड्यूस करके NADPH+H+ में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप टोटल होल स्कीम को ऑब्जर्व करोगे, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का होल स्कीम है, तो स्टार्ट हुआ ये पीएस सेकंड से जब स्टार्टिंग फ्रॉम पीएस सेकंड, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन का, अपहिल टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, देन डाउन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू पीएस फर्स्ट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ पीएस फर्स्ट से, अगेन ट्रांसफर हुआ दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फाइनली डाउन हिल मूवमेंट करके NADP+ को रिड्यूस कर दिया NADPH+H+ में। तो टोटल हो गया ये जेड स्कीम। अच्छा, इसका जो करेक्टरिस्टिक शेप है जेड शेप का, ये शेप फॉर्म हुआ क्यों, क्योंकि जितने भी कैरियर हैं वो एक सीक्वेंस में प्लेस्ड हैं। और किस बेसिस पे से सीक्वेंस हुए हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस से इनका सीक्वेंस, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं इनका सीक्वेंस बना हुआ है, और ये सीक्वेंस एक जेड शेप का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। अब अगर यहाँ से आप देखना चाहते हो थोड़ा सा डिटेल में, तो इस चीज़ को जरा ऑब्जर्व करिए। तो ये आपको दिख रहा है कि वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो स्वाभाविक सी बात है 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लाइट की एनर्जी जब पीएस फर्स्ट रिएक्शन सेंटर पे पड़ी 680 नैनोमीटर की लाइट जैसे एब्जॉर्ब किया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर दिया, ये ऑक्सीडाइज हुआ पीएस सेकंड है ये, ठीक है, पीएस सेकंड ऑक्सीडाइज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर वहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए चला जाएगा पीएस फर्स्ट के पास। ये इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया, और दूसरा पीएस फर्स्ट खुद ऑक्सीडाइज करेगा 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करके, इसका भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये जाएगा कहाँ पे, अगेन दूसरे वाले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर ये क्या करेगा, NADP+ को रिड्यूस करके NADPH2 में कन्वर्ट कर देगा। और आप यहाँ पे सीक्वेंस ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा पीएस सेकंड से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर जाएगा प्लास्टोक्यूनोन में, देन साइटोक्रोम B6 में, देन साइटोक्रोम F में, देन प्लास्टोसाइनिन में, देन जाएगा पीएस फर्स्ट में। उसके बाद आपका आ जाएगा FRS में। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा NADP+ को रिड्यूस करके NADPH+H+ में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपकी होगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये वाटर स्प्लिटिंग दिखाई गई है, यहाँ पे लीफ के अंदर होता है। अभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नीचे है, अभी इसको सेपरेटली हम लोग करते हैं ना। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को देखते हैं जरा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या बताया गया है, यू वुड देन आस्क, अब आप ये पूछेंगे कि पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कैसे सप्लाई करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पीएस सेकंड ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कैसे सप्लाई करेगा। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी है, ये भी तो स्प्लिट हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, इसी पीएस सेकंड के पास जा रहा है। आगे पहले देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा, मूव फ्रॉम पीएस सेकंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। जो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से मूव कर रहा है वो एक्चुअली में रिप्लेस होता है, और ये रिप्लेसमेंट किसके साथ होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग होती है उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसके साथ। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग किसके साथ एसोसिएट है, पीएस सेकंड से। अगर आपसे पूछा जाए वाटर की स्प्लिटिंग किस में होती है, किस फोटो सिस्टम में होती है, पीएस फर्स्ट की पीएस सेकंड, तो ध्यान रखना है कि पीएस सेकंड में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। एंड एक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से 2 प्रोटॉन, 1 नेसेंट ऑक्सीजन और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और ये जो ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है ये एक नेट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का एक नेट प्रोडक्ट है।
इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम पीएस फर्स्ट आर प्रोवाइडेड बाय द पीएस सेकेंड। मतलब जो फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो फोटो सिस्टम सेकेंड से उपलब्ध कराए जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कौन कराता है? फोटो सिस्टम सेकेंड से वो फिर उनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को। एक बार यहाँ से देख लीजिए ना फिगर से, यहाँ पे अगर मैं, ये है आपका पीएस सेकेंड, ये है आपका पीएस फर्स्ट। तो पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जो निकला फिर इसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये पीएस सेकंड इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करा रहा है। तभी तो ये ना इस साइड यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो कैसे होते हुए जा रहा है? पीएस फर्स्ट के पास। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, वाटर की स्प्लिटिंग किससे रिलेटेड है? पीएस सेकंड से। अब यहाँ पे दिखाया गया है रिएक्शन, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल की अगर स्प्लिटिंग होगी तो 4 प्रोटॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ये जो चीज़ लिखा गया है कि वाटर की स्प्लिटिंग एसोसिएटेड होती है पीएस सेकंड से। हम लोगों ने पहले देख लिया वाटर की स्प्लिटिंग पीएस सेकंड से रिलेटेड है। बट ये लोकेटेड कहाँ पे होती कहाँ पे है? पीएस सेकंड में तो होती है, होती कहाँ पे है? ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन में, इनर साइड मेम्ब्रेन में होती है। इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। ये बात होगी। यहाँ पे प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब आते हैं वही चीज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पे। अब यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक चीज़ की कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ये हर एक लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी होती है। वो स्पेशल सब्सटेंस कौन कौन से हैं जिनको लिविंग बीइंग्स ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है? तो एटीपी है। स्पेशल सब्सटेंस एटीपी है जिसके जो एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड में कैरी करता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जिस प्रोसेस से ये एनर्जी को, जिस प्रोसेस से सेल में एटीपी की सिंथेसिस होती है, प्रोसेस थ्रू विच, आगे कहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एटीपी सिंथेसाइज्ड इन सेल या बाय द सेल, एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय द सेल। जिस प्रोसेस से एटीपी सिंथेसाइज्ड होती है उस प्रोसेस का नाम है फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन। अच्छा, सेल में कहाँ पे सिंथेसिस होती है एटीपी की? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन एक टर्म लिखा गया है। देखो, फास्फोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? फास्फोरिलेशन का मतलब हुआ एटीपी सिंथेसिस। अब फोटो टर्म लग गया है। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, तो फास्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस हो रही है उसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आप यहाँ से लिंक कर लीजिए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी from ADP and inorganic phosphate in the presence of sunlight called photophosphorylation। अब दोनों फोटो सिस्टम अगर एक साथ सीरीज में वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट पीएस सेकेंड देन पीएस फर्स्ट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। जैसे कि हम लोग पीछे देख के आ गए हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को। ये है आपका नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन जिसमें दोनों फोटो सिस्टम सीरीज में काम कर रहे हैं, पहला पीएस सेकेंड देन पीएस फर्स्ट। तो यहाँ पे मेंशन है। 2 फोटो सिस्टम, दोनों फोटो सिस्टम पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और ये जेड स्कीम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एटीपी और NADPH+H+ दोनों का सिंथेसिस होता है। किससे? बाय द इलेक्ट्रॉन फ्लो के द्वारा। फिगर में हम लोग देख चुके हैं जेड स्कीम। अब आते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन पर। अब आते हैं हम लोग साइक्लिक फास्फोरिलेशन पर। तो जो साइक्लिक फास्फोरिलेशन है ये इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट ही फंक्शनल होता है, इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट फंक्शनल होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है फोटो सिस्टम के साथ। फोटो सिस्टम कौन सा? फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्लोरोफिल P700। एंड इसमें जो फास्फोरिलेशन होता है वो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसकी लोकेशन क्या है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो या साइक्लिक फास्फोरिलेशन की? तो ये स्ट्रोमा लेमिली में होता है ये प्रोसेस। साइक्लिक फास्फोरिलेशन की लोकेशन स्ट्रोमा लेमिली होती है। आगे दिया है वाइल मेम्ब्रेन और लेमिली ऑफ द ग्रेना, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना या लेमिली ऑफ ग्रेना में पीएस फर्स्ट पीएस सेकेंड दोनों होते हैं, लेकिन स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन में पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम ये दोनों लैक होते हैं, नहीं होते हैं। तो चूंकि पीएस जो स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन है उसमें पीएस सेकेंड भी नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ ये पीएस फर्स्ट से वो इलेक्ट्रॉन NADP+ के पास नहीं जाएगा क्योंकि NADP+ है ही नहीं ना। फिगर से देखो जरा, ये है आपका पीएस फर्स्ट से, पीएस फर्स्ट को जब 680 नैनोमीटर के ऊपर की लाइट मतलब 700 नैनोमीटर की लाइट जब मिली इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, मतलब ये पीएस फर्स्ट, सॉरी ये पीएस सेकंड मैंने लिख दिया, ये पीएस फर्स्ट है, ये पीएस फर्स्ट
क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन को अपने लॉस किया और इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब चूंकि इसके पास तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है, ये जो साइक्लिक फास्फोरिलेशन है, ये कहाँ पे हो रहा है, स्टोमा लैमेली में हो रहा है। और स्टोमा लैमेली मेम्ब्रेन के पास नहीं एनएडीपी रिडक्ट एंजाइम है और नहीं पीएस सेकंड है। तो एनएडीपी रिडक्ट एंजाइम नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चलाएगा और फिर चला जाएगा इसके पास पीएस फर्स्ट के पास। तो ये साइक्लिक फ्लो होता रहता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो वही यहाँ पे आपका मेंशन है। आगे देखते हैं जरा, साइकिल बैक टू द पीएस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वही बात है। अब साइक्लिक फ्लो से जो इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो हो रहा है साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, इससे सिर्फ और सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है, NADPH+H+ की सिंथेसिस नहीं होती है। और साइक्लिक फास्फोरिलेशन तभी होगा जब 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ की जो लाइट है उससे ऊपर की लाइट जब मिलेगी पीएस फर्स्ट को, तभी ये प्रोसेस अकर होगी। मीन्स सीधी सी बात है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट जब पीएस फर्स्ट पर पड़ेगी तभी साइक्लिक फास्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन अकर होगा। कहाँ पे, स्टोमा लैमेली में। तो ये तो हो गया केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है पढ़ने को, तो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से इस कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। एटीपी सिंथेसाइज एक्चुअली होती कैसी है क्लोरोप्लास्ट में, ये हम लोग केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से देखेंगे। रिस्पायरेशन की तरह फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी सिंथेसाइज्ड होती है और एटीपी की सिंथेसिस प्रोटॉन मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होने की वजह से होती है। बट अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा और जो एटीपी की सिंथेसिस होगी वो आपका थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगी। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के, यहाँ चूंकि क्लोरोप्लास्ट की बात है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड होता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के। अब यहाँ पे प्रोटॉन एक्युमुलेशन थाइलेक्वाइड की इनर साइड मेम्ब्रेन की तरफ होता है, मतलब प्रोटॉन का एक्युमुलेशन क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है और इसी को इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन को बोलते हैं ल्यूमेन। मीन्स ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है। जबकि इसके बाद वाला चैप्टर रिस्पायरेशन में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा। और वहाँ पे मतलब इसके बाद वाला चैप्टर रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ETS के थ्रू होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है। अब हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप होने की वजह क्या है, किस कारण से प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमको दोबारा अगेन उस प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, उस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता, एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की सक्रियता एंड इसके ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के समय संपन्न होता है। और उस स्टेप को डिटरमाइन भी किया जा सके जिसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप हुआ। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट का जो रीजन है, किस स्टेप, उस स्टेप को डिटरमाइन भी किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ बताया गया है स्टेप। पहला तो दिया है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का रीजन कि जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, कहाँ पे, इनर साइड ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, तो प्रोटॉन मीन्स H+ हाइड्रोजन आयन ये प्रोड्यूस होता है बाई वाटर स्प्लिटिंग। चूँकि प्रोटॉन जब हमने पीछे देख रखा है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तो 2 प्रोटॉन यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन, 1 नेसेंट ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन यही प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो 2 हाइड्रोजन आयन या 2 प्रोटॉन जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस हुए हैं। अब एक्युमुलेट कहाँ पे होंगे, ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, वहाँ पे जाके ये एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो एक रीजन ये हो गया। अब जो सेकेंड रीजन इनिशिएटिव लिखा है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का, जब एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करता है, मीन्स पीएस सेकंड से जाएगा पीएस फर्स्ट की तरफ, हो जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। तो प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन को पार कर जाता है प्रोटॉन, मतलब स्टोमा से लेवली की तरफ आ जाता है। कैसे, क्यों, आगे दिखा है। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का वो लोकेटेड होता है आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, एंड ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि मेम्ब्रेन के आउटर साइड में है, वो इलेक्ट्रॉन को एज इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन कैरियर को क्या करता है, एक हाइड्रोजन कैरियर की तरह करता है, मतलब हाइड्रोजन कैरियर को स्टोमा से ले लेता है। आगे लिखा भी है, ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ये रिमूव कर लेता है प्रोटॉन को स्टोमा से और देन ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है।
अब जब दिस मॉलिक्यूल पास ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तब उसमें प्रोटॉन रिलीज हो जाता है इनर साइड ऑफ ल्यूमेन, मतलब थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में तब प्रोटॉन रिलीज होता है। इसको जरा फिगर से समझेंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लिख दिया उन्होंने। अब देखिए जैसे पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, तो वहाँ पे एक पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये प्लास्टोक्यूनोन पीक्यू है। ये क्या किया कि ये जो ल्यूमेन, ये जो स्टोमा है, स्टोमा में जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये PQH बन गया, PQH2 हो गया। तो फिर अब जब आगे जब साइटोक्रोम B6 के पास जाने लगा, तब ये हाइड्रोजन को छोड़ दिया किसमें, ल्यूमेन में, मतलब थाइलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन में ये अपना हाइड्रोजन ही छोड़ दिया, जिससे क्या होगा, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और स्टोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है। ये हो गया आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट का दूसरा रीजन। अब तीसरे रीजन पे आते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट का। तीसरा रीजन इनिशिएटिव बता रखा है, थर्ड रीजन में NADP रिडक्टेज एंजाइम। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखेंगे NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे लोकेटेड होता है, स्टोमा साइड पे लोकेटेड होता है, लोकेटेड ऑन द स्टोमा मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से आता है, कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ द PS फर्स्ट, NADP प्लस को NADPH प्लस S प्लस में रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो होती ही है। जो PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन आता है उस इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो होती है NADP प्लस को NADPH प्लस S प्लस में रिड्यूस करने के लिए, उसके साथ साथ एक प्रोटॉन की भी जरूरत होती है, और ये प्रोटॉन रिमूव कर लिया जाता है स्टोमा से। अब इसको भी फिगर से देखिए जरा, इसमें देखिए ये जो स्टोमा साइड है यहाँ पे है NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है NADPH में, NADPH प्लस H प्लस में हो रहा है। अब इस रिडक्शन के दौरान ये जो आपका PS फर्स्ट से, ये जो PS फर्स्ट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आया और NADP प्लस को रिड्यूस करके NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी प्रोटॉन की भी, और ये प्रोटॉन कहाँ से लिया जाएगा, स्टोमा से। स्टोमा साइड है तो स्टोमा में प्रोटॉन की कमी हो गई और ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, और इससे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। तो तीन रीजन हो गए। अच्छा, वाटर स्प्लिटिंग भी देख लीजिए, दो तो आपने देख लिया। अब वाटर स्प्लिटिंग कहाँ पे दिखाया गया है, ये वाटर की स्प्लिटिंग यहाँ पे दिखाया गया है। वाटर ऑक्सीडेशन मतलब वाटर स्प्लिटिंग हुई, और यहाँ पे, और कहाँ पे होता है, PS सेकंड में वाटर स्प्लिटिंग PS सेकंड से एसोसिएटेड है, PS सेकंड में ही होता है। तो वाटर स्प्लिटिंग हुई, एक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई तो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक प्रोटॉन, और जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे। तो ये चीज़ जो है, ये तीन रीजन है। कौन कौन से प्रोटॉन, कौन कौन से ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन को बढ़ा रहे हैं, तो वाटर स्प्लिटिंग ल्यूमेन प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है और स्टोमा में घटा रहा है। स्टोमा में तो खैर कुछ भी नहीं कर रहा है। सेकंड जो है, जो ये हाइड्रोजन स्टोमा से आ रहा है और ल्यूमेन साइड में आ रहा है, इससे भी स्टोमा में घट रहा है प्रोटॉन और ल्यूमेन में बढ़ रहा है। थर्ड जो है, ये भी स्टोमा में प्रोटॉन को घटा रहा है, जो NADP प्लस को रिड्यूस करके NADPH प्लस S प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो इससे क्या हुआ कि स्टोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जिससे कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट हो गया। अब इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट जब जो है ब्रेक डाउन होगा तो ATP का फॉर्मेशन होगा। कैसे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये प्रोटॉन जाएगा किस पे, ATP सिंथेटेज के पास। ATP सिंथेटेज में एक है यहाँ पे CF0 और ये CF1, पहले जाएगा प्रोटॉन CF0 में, CF0 से जाएगा CF1 में, फिर यहाँ पे ATP सिंथेटेज एंजाइम है और ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट और प्लस ये हाइड्रोजन आयन, ये तीनों मिलकर ATP सिंथेटेज एंजाइम इसको ATP में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और यही हो गई ATP सिंथेसिस थ्रू केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। वैसे ADP का नाम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, PI जो लिखा है इसका नाम है इनऑर्गेनिक फास्फेट, ATP का नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चीज़ हो गई केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखिए जरा, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है कि प्रोटॉन स्टोमा में, तो प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है स्टोमा में घट रही है, जबकि ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इससे क्या क्रिएट होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के क्रॉस। और अगर पीएच के टर्म में बात करें तो ल्यूमेन साइड में पीएच घट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा एसिडिक हो, ज़्यादा एसिडिक हो तो पीएच की वैल्यू कम होती है। और स्टोमा साइड में बात करें तो स्टोमा साइड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। एक बार फिर से देख लीजिए फिगर, ये रहा फिगर। यहाँ पे स्टोमा साइड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है और ल्यूमेन साइड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा पीएच कम, और हाइड्रोजन कम तो पीएच ज़्यादा, तो वही अपना कंपेयर कर लेंगे आप। तो आगे चलते हैं जरा, वाई वी आर सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये क्यों हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। तो दिस ग्रेडियंट, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है, दिस प्रोटॉन, ये जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट, देन एटीपी की सिंथेसिस होगी। फिगर में हमने देख ही लिया था। ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। तो ये ग्रेडियंट तब ब्रेक डाउन होगा जब प्रोटॉन का मूवमेंट है मेम्ब्रेन
टू स्टोमा, मेम्ब्रेन से स्टोमा की तरफ होगा, किसके थ्रू? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू। फिगर में भी हमने देख भी लिया था ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन कौन से हैं, CF0 था, CF1 था और ATP सिंथेटेज था। तो चैनल ऑफ CF0 ऑफ द ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज में जो CF0 चैनल है उसके थ्रू। अब ATP सिंथेटेज एंजाइम में दो पार्ट होता है, एक का नाम है CF0 जो कि इम्बेडेड होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, और दूसरे का नाम है, अच्छा ये जो इम्बेडेड होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में CF0 ये फॉर्म करता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरी आउट द फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अदर जो पोर्शन है जिसको बोलते हैं CF1 एंड प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्टोमा। तो ये जो CF1 है ये कहाँ पे होता है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है, मीन्स स्टोमा की तरफ होता है। जब ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इनफ एनर्जी टू काज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल ऑफ ATP सिंथेटेज which makes the enzyme synthesize several molecule of energy packed ATP। तो ये हो गया ATP की सिंथेसिस और केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आगे दिया है केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या क्या रिक्वायर है। केमियोऑस्मोसिस होने के लिए रिक्वायर है एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट और ATP सिंथेटेज एंजाइम। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है केमियोऑस्मोसिस होने के लिए। एनर्जी यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडियंट और ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलेकोइड ल्यूमेन। मतलब थाइलेकोइड ल्यूमेन की साइड में हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन होता है और स्टोमा में लो होता है, जिसकी वजह से आपका ये ग्रेडियंट डेवलप होता है। ओके तो इस लाइन में आपका ये बताया कि एनर्जी प्रोटॉन को पंप करने में भी यूज होती है। जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन को पंप किया जाता है जिससे जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है, मीन्स हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन थाइलेकोइड ल्यूमेन साइड में होती है, ये इसमें जो प्रोटॉन पंप यूज होती है उसमें भी एनर्जी का यूज होता है। सेकंड दिया कि ATP सिंथेटेज के पास जो चैनल है, ATP सिंथेटेज के पास जो चैनल है उस चैनल के थ्रू प्रोटॉन का डिफ्यूजन होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस और इसमें इनफ एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी एनर्जी से ATP सिंथेटेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर ATP के फॉर्मेशन को कैटालाइज कर देता है, ATP के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। कैटालिसिस मतलब यही हो गया। आगे दिया है along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stoma responsible for the fixing carbon dioxide and synthesis of the sugar। अब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट से उत्पादित, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो NADP से NADPH प्लस H प्लस बना था, तो NADPH के साथ साथ ATP भी स्टोमा में संपन्न होने वाले जो बायोसिंथेसिस में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके शुगर का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है कि कहाँ पे हम लोग ATP और NADPH का यूज होगा, मतलब हम लोग नहीं, मीन्स प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ATP और NADPH का जो ये बना हुआ है अभी जो हम लोग ऊपर देखें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, तो इस ATP और NADPH का यूज कहाँ पे होगा अब इसको देखेंगे। ATP और NADP का यूज कहाँ पे होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करवाते हैं कि जब हम लोग अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं कि लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ पे होती है? ग्रेना में होती है, जिसका प्रोडक्ट क्या है? ATP और NADPH, यही होता है ATP और NADPH। ये बनता किससे है? ATP बनता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और NADPH बनता है NADP प्लस से। तो ये चीज़ होगी। ये देखो ग्रेना पे लाइट पड़ी है, ग्रेना पे लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और अच्छा लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल के चली जाए इन्वायरमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में। वाटर की स्प्लिटिंग से हुआ है, ये वाटर की स्प्लिटिंग से O2 निकला है और आपका इधर लाइट रिएक्शन में ही नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में ही नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH O2 बना है और साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP बना है। और ये जो एनर्जी रिच सब्सटेंस बने हैं इनका यूज कहाँ पे होगा? इनका यूज होगा शुगर सिंथेसिस में, और इस शुगर सिंथेसिस को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। कैसे होता है? वो कैल्विन साइकिल के थ्रू होता है, वो हम लोग देखेंगे। अभी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इधर इसका ATP और NADPH का यूज करके शुगर की सिंथेसिस होती है, और होती कहाँ पे है? स्टोमा में होती है, इसी को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो वो अभी इसी प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं। तो जस्ट अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर जरा आते हैं। हम क्या सीखेंगे कि वी लर्न दैट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATP, NADPH और ऑक्सीजन। अब दीज ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये तो रिलीज आउट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, लेकिन ATP और NADPH का यूज कर लिया जाता है सिंथेसिस ऑफ
फूड की सिंथेसिस के प्रोसेस में इसका यूज हो जाता है। मोर एक्यूरेटली बोला जाए तो शुगर सिंथेसिस के प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट के प्रेजेंस पे डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करती है, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। मीन्स एटीपी और एनएडीपीएच पर डिपेंड करती है। ये जो आपकी बायोसिंथेटिक फेज है, या इसको आप डार्क रिएक्शन भी बोलते हो, इस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी रोल होता है इस प्रोसेस में, बायोसिंथेटिक फेज में या डार्क रिएक्शन में। अब यहाँ पे कहा है कि यू में वंडर, आप आश्चर्यचकित हो सकते हो इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करें। तो ये बहुत सिंपल है। आप इमीडिएटली क्या करो कि जब आप लाइट को अनअवेलेबल कर दोगे तो जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है वो कुछ देर तक तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। अगेन अगर आप लाइट को अवेलेबल करवा दोगे तो जो बायोसिंथेटिक फेज है यानी कि शुगर की सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी अगेन। तो ये बात हो गई। तो ये पूछा है कैन वी हेंस से द कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज अ डार्क रिएक्शन इज ए मिसनोमर डिस्कस देन। तो ये आप अपने से डिस्कस कर सकते हो। तो स्वाभाविक सी बात है, आप बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन बोला ही जाता है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, डार्क रिएक्शन इसको बोला ही जाता है। अच्छा, इसको डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि ये डार्क में होती है, डार्क में नहीं होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। डार्क रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर रखना, ऐसा नहीं कि डार्क में होगी, डार्क में नहीं होगी, सनलाइट में होगी। अब आगे चलते हैं। लेट अस नाउ, अब हम लोग ये देखेंगे कि हाउ द एटीपी और एनएडीपीएच आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कैसे होता है। हम लोग जैसे शुरू में ही एक रिएक्शन देख के आए थे, जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 + 6 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड करके C6H12O6 + O2, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। होती कहाँ पे आपको पता है, लेपी क्लोरोफिल में होती है ये देखे थे हम लोग शुरू में ही देख लिए, 9-10 से ही देखते चले आ रहे हैं। इट वाज, अब इस चीज़ में क्या था, साइंटिस्टों का ये इंटरेस्ट था कि इस रिएक्शन को वो फाइंड आउट करें कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है तब। अब जस्ट 1 सेकेंड के बाद कई सारे इफर्ट किए गए रेडियो आइसोटोप के बेनिफिशियल यूज के लिए। उसमें एक एग्जाम्पलरी वर्क था मेल्विन केल्विन का। मेल्विन केल्विन ने क्या किया कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव का यूज किया एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज के लिए, और डिस्कवर किया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, उसका नाम क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में इसको PGA बोलते हैं। और इनका जो ये वर्क था, इसका जो कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे था, इसका नाम पड़ा, चूंकि इनके नाम से इनका इस साइकिल का नाम पड़ा केल्विन साइकिल, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। तो ये बात होगी। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव। तो इस जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसमें कितने कार्बन है, बता भी तो दिया ना, 3 कार्बन का, कहीं यहाँ पे पता है, ये 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ये नाम इसका है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में PGA बोलते हैं इसको। तो इसमें कितने कार्बन है पूछा, 3 कार्बन है, इसका आंसर हो जाएगा 3 कार्बन। ये फिगर आप देख लीजिए एक बार दोबारा, आप रिकॉल हो जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो, लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है रेना में NADPH और ATP, उसका यूज करके केल्विन साइकिल में, मतलब चूंकि इन्होंने मेल्विन केल्विन डिस्कवर किया था, इधर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, इधर लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका यूज कर लिया गया। RVP ने कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड करके इस एनर्जी रिच सब्सटेंस का यूज करके PGA का फॉर्मेशन कर दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ G3P में, G3P कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में। तो यही चीज़ होती है आपके, यही है आपका केल्विन साइकिल। खैर बाद में डिटेल में है भी। तो ये मुझे बताना था कि बायोसिंथेटिक फेज होती जैसे है। अब आगे चलते हैं। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने ट्राई करने की कोशिश की क्या सभी प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने के बाद PGA ही होता है कि कोई और प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है अदर प्लांट में। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, जिससे एक अदर ग्रुप ऑफ प्लांट की डिस्कवरी हुई, जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद ऑर्गेनिक एसिड ही बन रहा था, बट उस ऑर्गेनिक एसिड में 4 कार्बन एटम था, और इस ऑर्गेनिक एसिड का नाम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA आइडेंटिफाई किया गया था। सिंस देन कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू भी 2 मेन ग्रुप टाइप, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तब से जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन को 2 मेन प्रोसेस से बताया गया। जिन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन आगे लिया है कि दोज प्लांट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड बनता है, यानी कि PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, उसको C3 पाथवे बोला गया। और वे प्लांट जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट C4 एसिड यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड साइड में OA बनता है, तो उसको C4 पाथवे बोला गया। तो ये जो प्लांट के 2 ग्रुप हैं, इसको हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक को केल्विन साइकिल से डिस्कस करेंगे, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे हैच एंड स्लैग साइकिल, इसको C4 साइकिल भी बोलेंगे, C4 पाथवे बोलेंगे। अब प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2, इसको पहले देख लेते हैं।
अब आते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2 में। तो यहाँ कहा गया है कि अब हम अपने आप से, लेट अस नाउ क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन करेंगे जो साइंटिस्टों ने उस समय किया था, डार्क रिएक्शन को समझने के लिए जो स्ट्रगल किया था साइंटिस्टों ने उस समय, उनका जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हम अपने आप से करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या था उस समय का? वो ये था कि हाउ मेनी कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम उस मॉलिक्यूल के पास हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। तो अब तो बना बनाया आंसर मिल जा रहा है ना, लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे इस चीज़ को डिस्कवर करने में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन करके PGA का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक्सेप्ट करके PGA का फॉर्मेशन, फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वो मॉलिक्यूल RUBP था। तो ये बना बनाया मिल रहा है हम लोग, मतलब ये तो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन जब ये डिस्कवर नहीं होता तो काफ़ी सारे इस चीज़ को देखने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल किए थे साइंटिस्टों ने। तो आपको तो सिर्फ याद करना है ना। तो ये बात है, आगे लिखा है उन्होंने कि इसका जो मॉलिक्यूल था अनएक्सेप्टेड मॉलिक्यूल आया, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज 5 कार्बन कीटोज शुगर, नाम था राइबोलोज बिसफास्फेट, शॉर्ट में RUBP बोलते हैं। ये है 5 कार्बन का कीटोज शुगर राइबोलोज बिसफास्फेट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, किसमें? C3 वाले प्लांट में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि डिड एनी डोंट वरी द साइंटिस्ट आल्सो टुक ए लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन। मतलब साइंटिस्टों ने इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी समय लगाए और कई सारे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, तब जाके इस कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्चुअली में 5 कार्बन के कीटोज शुगर और 1 कार्बन डाइऑक्साइड के कम्बिनेशन से बन रहा है। ओके, आगे दिया है कि दे आल्सो बिलीव्ड दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C3 एसिड, तो प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन कंपाउंड का होगा। मतलब ये लोग ये बिलीव करते थे जब तक डिस्कवर नहीं होता उसके पहले, मतलब जब तक ये नहीं पता था कि ये RUBP है, 5 कार्बन का कीटोज शुगर है जो CO2 को एक्सेप्ट करके PGA बना रहा है। तो उसके पहले लोग यही बिलीव कर रहे थे, क्योंकि C3 एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, 2 कार्बन का कंपाउंड कोई होगा, 2 कार्बन का कंपाउंड और 1 कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन मिलकर 3 कार्बन का कंपाउंड और ऑर्गेनिक एसिड बना दे रहे हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। कई साल एक्सपेंड करने के बाद, ट्राई करने के बाद ये पता चला कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बल्कि कितना था, 2 कार्बन वाला कंपाउंड को 2 कार्बन का कंपाउंड नहीं बल्कि वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन RUBP की खोज हुई। तो ये डिस्कवर द 5 कार्बन RUBP। सीधी सी बात है, इतने में से कुछ नहीं याद करना था इतनी लंबी चौड़ी, बस इतना ध्यान देना था कि फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज RUBP। बस। अब आते हैं सीधे से केल्विन साइकिल पर। केल्विन साइकिल, अब केल्विन साइकिल के कई सारे नाम भी हैं। इसी को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, बायोकेमिकल फेज भी इसी को बोलते हैं, इसी को कार्बन एसिमिलेशन बोलते हैं, PCR साइकिल इसी का नाम है। तो इसके कई सारे और भी नाम है, बट ठीक है, आप कार्बन, ये केल्विन साइकिल यहाँ पे दिया है, केल्विन साइकिल ध्यान रखना है। तो केल्विन साइकिल और उनके जो कोवर्कर, उनके जो सहकर्मी थे, उन्होंने इस होल पाथवे का पता लगाया और बताया, क्या बताया कि ये जो साइक्लिक पाथ है, जो साइक्लिक मैनर है, ये ऑपरेट होता है पाथवे ऑपरेट इन साइक्लिक मैनर। तो RUBP वाज रीजनरेटेड, यहाँ पे RUBP साइक्लिक पाथवे में RUBP पुनः उत्पादित होता है। लेट अस नाउ हाउ द केल्विन पाथवे ऑपरेट, केल्विन पाथवे कैसे ऑपरेट होता है और वेयर, कहाँ पे शुगर सिंथेसाइज होता है। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए कि केल्विन पाथवे सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में अकर होता है। यह मैटर नहीं करता है कि प्लांट C3 है, प्लांट C4 है कि कैम प्लांट है। तो कोई भी प्लांट होगा उसमें केल्विन साइकिल अकर ही होगी। और इसका लगाने का पर्पज बस यही था कि केल्विन साइकिल, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो कैम प्लांट हो, सब में केल्विन साइकिल प्रेजेंट होती है। और केल्विन साइकिल कहाँ चलती है? लीफ में चलती है। लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो मेसोफिल सेल होती है, वहाँ पे केल्विन साइकिल अकर होती है। किसमें? C3 प्लांट में। जबकि C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल में रन होती है। और कैम प्लांट में भी केल्विन साइकिल मेसोफिल में चलती है। तो ध्यान रखना, C3 प्लांट और कैम प्लांट में मेसोफिल में केल्विन साइकिल रन होती है, और जबकि C4 प्लांट में बंडल शीथ में होती है केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल का यहाँ पे क्या दिया है कि केल्विन साइकिल डिस्क्राइब अंडर 3 स्टेज। तो केल्विन साइकिल 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? अब केल्विन साइकिल में आते, लैंग्वेज पहले के पहले साइकिल को समझते हैं जरा। ठीक, केल्विन साइकिल में है क्या? हमने लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने भी जस्ट देखा था कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ATP और NADPH का यूज्ड होता है। ये NADPH का यूज होगा किसमें? बायोसिंथेटिक फेज यानी कि केल्विन साइकिल में। अब इसका यूज जो है अब हम लोग देखने वाले हैं कैसे यूज होगा। ठीक है,
है क्या, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट से कंबाइंड करेगा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और वाटर भी है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट से कंबाइंड किया तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे एक एंजाइम की नीड होती है जिसका नाम है राइबोलोज RUBP कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे एंजाइम में लिख देता हूँ, यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी इस स्टेप में, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में। तो बनेगा क्या, 3-फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये 3-फास्फोग्लिसरेट का, चूंकि अगर एक मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो वहाँ 1/6 स्टार्च 1/6 मोल बोल सकते हो आप, मालिक्यूल बोल सकते हो, सुक्रोज का बनेगा। एक मालिक्यूल नहीं बन पाएगा क्योंकि एक ही CO2 लेके चल रहे हैं। खैर अभी बाद में बात करते हैं इसको। तो 3-फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब इस 3-फास्फोग्लिसरेट का होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन होने में पर CO2 मालिक्यूल के लिए, एक CO2 मालिक्यूल अगर लेके चल रहे हो साइकिल में, तो एक CO2 मालिक्यूल के लिए कितने ATP का यहाँ पे यूज हो जाएगा, पर CO2 मालिक्यूल के लिए यहाँ पे 2 ATP का यूज हो जाएगा। तो ये 2 ATP यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। तो यही ATP जो बनी थी लाइट रिएक्शन में, यहाँ पे 2 ATP का यूज कर लिया जाएगा। यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और पर CO2 मालिक्यूल के लिए 2 NADPH का भी यूज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक ही CO2 लेकर चलना, 2 हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन में। और बनेगा क्या, ट्राइओज फास्फेट, एक ही सुक्रोज स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से अगेन अगर इस साइकिल को कंटिन्यू रखना है तो RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट का रीजनरेशन करना पड़ेगा। तो इस ट्राइओज फास्फेट से रीजनरेशन RUBP का तब होगा, इसमें भी आपका एक ATP यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी एक ATP का यूज हो जाएगा, तभी आपका RUBP बनेगा। क्योंकि अगर हमको यहीं पे एक सुक्रोज बनाना है तो इसको 6 CO2 लेकर चलना पड़ेगा, और 6 CO2 के लिए यहाँ पे इंटू 6 कर देना पड़ेगा। 6 CO2 में 12 ATP का यूज होगा, और कितने का, 12 NADPH का यूज हो जाएगा रिडक्शन में। और रीजनरेशन में चूंकि 6 CO2 लेकर चल रहे हैं तो 6 ATP का यूज हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन साइकिल के रिडक्शन वाले स्टेप में कितने ATP का यूज किया जाएगा 6 CO2 के लिए, तो 12 ATP का यूज किया जाएगा और 12 NADPH का यूज किया जाएगा। और रीजनरेशन में कितने ATP का यूज किया जाएगा, 6 ATP का यूज किया जाएगा। अगर टोटल केल्विन साइकिल में पूछा जाए कितने ATP का यूज हो जाएगा 6 CO2 मालिक्यूल के लिए, या एक सुक्रोज बनाने के लिए, एक मालिक्यूल ऑफ सुक्रोज बनाने के लिए, तो 12 ATP रिडक्शन में और 6 ATP रीजनरेशन में, टोटल कितने हो जाएंगे, 18 ATP का यूज कर लिया जाएगा, और NADPH सिर्फ 12 भी होंगे। टोटल केल्विन साइकिल की बात हो रही है। तो ये तो होगी कंप्लीट केल्विन साइकिल। और ATP NADP का हम लोगों ने यूज भी देख लिया, कहाँ कहाँ यूज होता है, रिडक्शन प्रोसेस में और रीजनरेशन प्रोसेस में इसका यूज होता है। एक्चुअली में रिडक्शन में ATP और NADP दोनों का यूज होता है, लेकिन रीजनरेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP का यूज होता है। तो ये बात तो हो गई साइकिल क्लियर। अब आते हैं NCERT के लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में वही इन्होंने बता रखा है कि कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। इस रिएक्शन में RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस स्टेप को कैटलाइज भी करता है, जिससे 2 मालिक्यूल 3-फास्फोग्लिसरेट के बनते हैं। सिंस दिस एंजाइम आल्सो हैव ए ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट इसको अगर हम बोलें RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रूबिस्को एंजाइम बोलें तो, ठीक है। और अगर आप याद करो बायो मॉलिक्यूल में आपने पढ़ के आया है, जब सेल साइकिल जो सेल वाली यूनिट है 11th में, वहाँ पे बायो मॉलिक्यूल में लिखा गया रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट एबंडेंट जो है वो वर्ल्ड में रूबिस्को है। अब आते हैं इस अगले स्टेप पे, इसका नाम है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, दीज आर ए सीरीज ऑफ द रिएक्शन दैट, अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा रिडक्शन से। इस स्टेप में, रिडक्शन स्टेप में 2 मालिक्यूल ATP का यूटिलाइजेशन होता है और 2 मालिक्यूल NADPH का यूटिलाइजेशन होता है पर CO2 मालिक्यूल के रिडक्शन के लिए। पर CO2 मालिक्यूल को रिडक्शन के लिए 2 ATP और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है। तो अगर पर CO2 के लिए 2 ATP 2 NADPH और 6 CO2 के लिए 12 ATP और 12 NADPH। तो इससे क्या होगा, 6 मालिक्यूल CO2 के लिए 6 टर्न साइकिल चलेगी, जिससे 1 मालिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात होगी। अब आते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्सेप्टर मालिक्यूल मीन्स RUBP का जो रीजनरेशन होता है ये भी एक क्रूशियल है। अगर साइकिल को कंटिन्यू चलानी है, मतलब साइकिल अगर अनइंटरप्टेड चलानी है, अनइंटरप्ट ना हो, रुके ना, तो इसके लिए RUBP का रीजनरेशन जरूरी है। और रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP की रिक्वायरमेंट होती है RUBP के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि एक ही साइकिल में एक ATP चलेगी, 6 साइकिल में 6 ATP का रिक्वायर्ड होगा। तो टोटल आपका यहाँ पे एक बैलेंस शीट दे रखी होगी आगे, ये आगे इन्होंने एप्लीकेशन पूछ रखा है, ठीक है। हेंस एवरी CO2 मालिक्यूल अगर केल्विन साइकिल में इंटर कर रहा है तो 3 मालिक्यूल ATP का, 3 मालिक्यूल ATP कैसे, 2 मालिक्यूल ATP रिडक्शन में लगे हैं और 1 मालिक्यूल ATP
रीजनरेशन में लगा हुआ है और 2 NADPH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी और दोनों के दोनों NADPH रिडक्शन में लगे हुए हैं। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस नंबर ऑफ ATP एंड NADP यूज इन द डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फास्फोरेशन टेक प्लेस। ओके, अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो 6 टन केल्विन साइकिल की रिक्वायर्ड होगी और अगर 6 केल्विन साइकिल की रिक्वायर्ड होगी तो कितने ATP और कितने NADPH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे लिखा है 6 CO2 के लिए एक 6 CO2 अगर साइकिल में एंटर कर रहा है तो एक ग्लूकोज का आउटपुट मिलेगा हमको, एक ग्लूकोज मिल जाएगा, बन जाएगा और इसमें 18 ATP लगेगा और 12 NADPH लगेगा और आउटपुट क्या निकलेगा 18 ATP और 12 NADP। इसके लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी? 6 साइकिल की केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 साइकिल चलेगी केल्विन साइकिल की। और कितना CO2 की रिक्वायरमेंट होगी? 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज़ ध्यान रखना है।